जय हिंद दोस्तों। सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि ये जनरल नॉलेज हैं, आपके सामान्य ज्ञान हैं। और ये सामान्य ज्ञान ऐसा है जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, आप एसआई जो है एमपी एसआई के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ एसआई का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ यूपी का हो, लेखपाल भर्ती हो, भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं में आप देखें कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, आप यूपीएससी, पीएससी, एनटीए, नेट, टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, आरओ एआरओ, बैंक, एसएससी, जीडी, यूपी लेखपाल, पेट एग्ज़ाम, इसके साथ साथ में जो आपका स्टेट पीसीएस और पीएससी के एग्ज़ाम है उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इस क्लास को देख सकते हैं, और छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए तो रामबाण क्लास है ये। बिल्कुल आप इसको देखना बिल्कुल ना भूलिए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है आज दोस्तों। इसमें हम लोग इतने महत्वपूर्ण 2022 के करंट अफेयर को शामिल कर रहे हैं कि जो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन जो है 2022 में हमारी परीक्षा में आने वाले हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान उत्तराखंड द्वारा जारी की गई। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारी ISFR रिपोर्ट है ये जो है उत्तराखंड द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो है ये बताती है कि हमारा कौन से राज्य में कितना ज़्यादा वनावरण है। मध्य प्रदेश अभी भी क्षेत्रफल के मामले में फर्स्ट पर है, और मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट पर है। ये सारी जो जानकारियां हमको मिलती हैं ये जो है हर 2 साल में उत्तराखंड द्वारा, जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ से जारी की जाती है ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में। दोस्तों भारत में कुल वन क्षेत्र फल का जो प्रतिशत है वो 21.71% है। जो क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आपका 7,13,779 वर्ग किलोमीटर जो आपका क्षेत्रफल है, इतने क्षेत्रफल में हमारे वन फैले हुए हैं। इन्हें आप जरूर याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो ISFR 2021 की रिपोर्ट है इसमें सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि, यहाँ पे जो ये पेड़ हैं इन पेड़ों के मामले में जो अभी हालिया 2022 में वृद्धि किया है, तो वृद्धि किसने सबसे ज़्यादा किया है तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है हमारे तेलंगाना ने, ये प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश जो है अपने वनावरण प्रतिशत में जो वृद्धि किया है दूसरे स्थान पर है 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। और जो उड़ीसा हमारा है ये तीसरे स्थान पर है ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से। आगे देखते हैं दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण स्लाइड्स हैं। आगे आप देखिए कि ये जो हमारा ISFR रिपोर्ट 2021 में राज्यों का क्रम उच्चतम वन क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा वन का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों के मामले में दूसरे स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़, ये तीसरे स्थान पर। छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल दिमाग में स्टार लगा के रख लीजिए। और मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आप देख रहे हैं या भारत की किसी भी परीक्षा के लिए देख रहे हैं तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, इसे आपको याद रखना है। जहाँ पे मामा हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, वहाँ के CM, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, चौथे स्थान पे उड़ीसा है। आप सभी लोगों को जानकर खुशी होगी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं जो है, जहां पर ये बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है कि ये जो है उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली जो है राष्ट्रपति होंगी। मात्र औपचारिकता बची है, तो द्रौपदी मुर्मू को आप याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी और अभी ये हमारे देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। और ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। कोई कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी बन रही हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये इसी उड़ीसा से इनका संबंध है। और आप देखें कि अब जो है 5वें स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। तो ये जो ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वन के मामले में फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पर है
अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे है छत्तीसगढ़ और फोर्थ स्थान पे है उड़ीसा और फिफ्थ स्थान पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र करंट अपडेट ये है दोस्तों कि वहाँ पे जो राज ठाकरे जी जो है, ये जो ठाकरे परिवार का जो वहाँ पे सरकार है, ये सरकार हमें लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है गिर न जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं ये अपना समर्थन वापस लेने की स्थिति में है। और उड़ीसा में आप देख रहे हैं कि नवीन पटनायक जी ये समर्थन मांग रहे हैं कि सभी लोग जो है समर्थन किसका करें, तो द्रौपदी मुर्मू जी का करें। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा वन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर। इसे आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो ये जो हमारा ISFR रिपोर्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बात किया जाए कि ये क्षेत्रफल के मामले में तो मध्य प्रदेश आपने देखा, लेकिन अगर स्टेट की अगर हम बात करें कि कौन से स्टेट में जो है उसके पूरे कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो आपका मिजोरम सबसे पहले आता है। माफ कीजिएगा, मिजोरम जो है, मिजोरम के टोटल जो परसेंटेज है वहाँ के आप देखें कि 84% भूभाग पर वन पाए जाते हैं मिजोरम में। ये आपको अब याद रहने वाला है कि मिजोरम का अगर वनों की बात करें तो आप देखेंगे लगभग वहाँ का 84% भाग जो है वनों से आच्छादित है, ये पहले स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश जो है 79.3% भूभाग पर जो है वन है यहाँ पे, ये सेकंड स्थान पर है। और आपका मिजोरम जो है फर्स्ट पे है। मेघालय को देखें आप तो मेघालय जो है ये थर्ड स्थान पर है वनों के प्रतिशत के मामले में। जो राज्य का टोटल भूभाग है और राज्य के कुल भूभाग का जो परसेंटेज देखा जाए तो प्रतिशत के मामले में जो है तीसरे स्थान पर हमारा मेघालय है, जहाँ पे 76% भूमि पर क्या है वन है। मणिपुर जो है 74.3% भूभाग जो है वनों से आच्छादित है और नागालैंड का 73.9% भाग जो है वो आच्छादित है किससे, वनों से। दोस्तों रामसर आर्द्र भूमि स्थलों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये रामसर होता क्या है? ये रामसर दोस्तों ईरान का एक स्थान है जहां पर जो है ये समझौता हुआ था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप देखिए कि 2 फरवरी 2022 विश्व आर्द्र भूमि दिवस, हम सभी जानते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इसी जो है 2 फरवरी को हमारे भारत में 2 नवीन क्षेत्र शामिल हुए, किसमें, रामसर साइट में। तो ये कौन कौन से स्थल हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल क्लास पे बने रहें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ये जर्नल नॉलेज की रामबाण क्लास है, आप किसी भी एग्जाम में आप जाकर बैठिएगा और इस क्लास से प्रश्न आपको ना मिले तो आप चैनल को डिसलाइक करिएगा और दोबारा कभी मत देखिएगा। आइए आगे देखते हैं कि 2022 तक, ये मार्च 2022 तक का अपडेट है कि जिसमें 49 रामसर स्थल हमारे भारत के चयनित हो चुके हैं। 2 फरवरी को 2 नए रामसर स्थल जो है शामिल हुए हैं, उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अब देखिए कि जो 2021 में हमारा शामिल होने वाला था वो 47वां आर्द्र भूमि स्थल था, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हैदरपुर है। ठीक है, उसके बाद जो 2 नए शामिल हुए 2022 में इसी फरवरी माह में, 48वां शामिल हुआ बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है और 49वां जो है यह खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। ये शामिल होने वाला रामसर आर्द्र भूमि स्थल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 47वां कौन शामिल हुआ था? हैदरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 47वां भी उत्तर प्रदेश में है और 49वां भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये आपको जरूर याद रहेगा। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। ये जो है 49वां रामसर स्थल है। 48वां रामसर स्थल बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। ये अभी हाल ही में 2 फरवरी जो है रामसर आर्द्र भूमि दिवस के जो है अवसर पर ये शामिल किया गया है। आइए आगे देखते हैं। रामसर के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों
कि रामसर जो आर्द्र भूमि स्थल हैं, ये दोस्तों रामसर एक स्थान है, रामसर एक संधि का नाम है। ये ईरान के कैस्पियन सागर तट पर स्थित रामसर शहर में पृथ्वी की आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु एक संधि हुई थी, जो फरवरी 1971 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? तो ये रामसर नामक स्थान पर हुई थी, रामसर शहर में हुई थी, इसीलिए इसका नाम रामसर आर्द्र भूमि कहा जाता है। रामसर इस सभी जो है रामसर साइट ही बना दिया गया कि भारत में कितनी रामसर साइट हैं, जो है ईरान में कितनी रामसर साइट हैं, अफगानिस्तान में कितनी रामसर साइट हैं। तो अब ये रामसर साइट, ये रामसर शहर में समझौता होने के कारण ये कहा गया, और पूरी दुनिया में 1975 से ये रामसर संधि लागू है। हमारे भारत में दोस्तों 1 फरवरी 1922 को, हमारे 1982 को जो है ये इस पे हस्ताक्षर हुए, और 1982 में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी हमारी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। और इसी के 2 साल बाद 1984 में इनकी हत्या हो जाती है, तो ये भी आपको याद रहेगा। और 1982 में जब हमने इस संधि पर हस्ताक्षर किया जो है, तो पहला जो चिल्का झील हमारा उड़ीसा है, ये पहला रामसर साइट स्थल था जो भारत में स्थित था। चिल्का झील उड़ीसा, इसे भी आप याद रखिएगा। बिल्कुल धमाकेदार क्लास है दोस्तों, आप जरूर इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। देश का पहला इंटरैक्टिव विदेशी बर्ड पार्क, ये पूछा जाएगा आपसे, कहाँ पे है? ये मुंबई में है। कौन बना रहा है इसको? तो एसएल ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे देश का जो है ये पहला इंटरैक्टिव विदेशी बर्ड पार्क है, इसलिए ये हो जाता है बेहद ही महत्वपूर्ण, इसे आप याद रखिएगा। भारत का पहला विदेशी इंटरैक्टिव बर्ड पार्क कहाँ है? तो ये मुंबई में है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में है, जहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार हो सकता है कि आज या कल में गिर जाए। ठीक है, तो ठाकरे राज वहाँ पे समाप्त होने वाला है। आगे देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु सरकार जो है पाक की खाड़ी के डुगोंग में भारत के प्रथम संरक्षण रिजर्व पार्क के स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों ये जो भारत का प्रथम संरक्षण रिजर्व पार्क है, ये कौन है? ये डुगोंग है। ठीक है, डुगोंग क्या होता है आप जानते हैं कि यह एकमात्र शाकाहारी समुद्री जो है स्तनधारी जीव है, जो समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। तो इसी समुद्री गाय जो डुगोंग है, इसके संरक्षण के लिए प्रथम संरक्षण रिजर्व पार्क की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। और ये स्थित कहाँ है? तो आप जाने कि ये हमारा जो आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, तो ये आपकी जो पाक की खाड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी, और इस तमिलनाडु वाला जो एरिया है हमारा, यहीं पर जो आपको डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब आप जान चुके हैं इसको अच्छे से। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि भारत का जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर हर्बल गार्डन, आप देखिए 11,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी हाइट पर हर्बल गार्डन स्थित है। तो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन ये उत्तराखंड के चमोली में स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड के रानीखेत में आप देखें कि प्रथम घास संरक्षण क्षेत्र भी स्थापित किया जा रहा है। जब बात उत्तराखंड की आती है तो इसीलिए दोनों चर्चा आपसे एक साथ कर ली गई कि भाई भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन कहाँ है? तो वो चमोली उत्तराखंड में है, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कि उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का प्रथम घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि भारत का प्रथम हरित औद्योगिक शहर कौन सा है। तो ये प्रथम हरित औद्योगिक शहर कांडला है। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। दोस्तों ये गुजरात में स्थित कांडला एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ग्रीन सिटीज रैंकिंग 2021 में प्लेटिनम रैंक मिली है। तो ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये प्लेटिनम रैंक मिलने के कारण ये जो है भारत का प्रथम हरित औद्योगिक शहर का दर्जा ये प्राप्त कर चुका है। इसे बिल्कुल नहीं भूलिएगा, स्टार लगा के आप रखिएगा। भारत का प्रथम पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में ये स्थापित किया गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित है। बिल्कुल स्टार लगा के रखिए, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पूर्णतः जैविक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया है। तो पूर्णतः जैविक राज्य जब आप देखते हैं तो कौन सा बना था? पहला सिक्किम बना था, जिसे आप
याद रख चुके हैं और आपको याद भी है, नहीं याद है तो अब आपको याद हो चुका है कि देश का पहला जैविक राज्य कौन सा था, तो वो सिक्किम था। उसी प्रकार से पहला केंद्र शासित पूर्णतः जैविक राज्य कोई है तो हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप ने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, आगे ये देखते हैं दोस्तों कि चूंकि हमारे भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं, 49 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। तो इसमें भारत के प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना ये चेन्नई में की गई है। चूंकि अब इतनी ज़्यादा रामसर साइट्स हो गई हैं, इनके प्रबंधन की भी तो जिम्मेदारी किसी को देनी पड़ेगी, इसीलिए ये प्रबंधन की जिम्मेदारी के लिए चेन्नई में स्थापना होती है। चेन्नई में स्थापना किसकी हुई है दोस्तों, तो ये स्थापना हुई है प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र की। आगे देखते हैं नेट जीरो बाय 2050। ये कार्य योजना दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो कार्बन उत्सर्जन जो हम लोग कर रहे हैं, इसकी क्षति का वातावरण से अनुपात में हमें ग्रीन हाउस गैस के अवशोषण या निराकरण से करनी होगी। मतलब उतनी ग्रीन हाउस गैसेज हमको जो है अवशोषण करना होगा जितनी क्षति वातावरण की हो रही है। तो नेट जीरो बाय 2050 की कार्य योजना किसने प्रस्तुत किया है, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जरूर आप इसको याद रखिएगा। और ये सबसे टॉप एग्जाम का टॉप प्रश्न आपके लिए आ गया है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ था। ये 2000 COP26 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है। इसको जरूर याद रखिएगा, स्टार लगाइए, आपके एग्जाम में आ रहा छपने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 जो है इसी को कहते हैं COP26। इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। जरूर इसको आप दिमाग में बैठा के रखिए। ग्लासगो जलवायु संधि के तहत दोस्तों पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का संकल्प लिया गया है कि भाई हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है अपने तापमान को सीमित रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इसे जरूर याद रखिए COP26 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, ब्रिटेन में पड़ता है, भूलना नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों कि इस COP26 में मोदी जी ने नेशनल स्टेटमेंट में 5 वायदे उन्होंने किया है। ये 5 वादा कौन कौन सा है कि भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को साल 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना, ये वादा नंबर 1 है। साल 2030 तक 50% ऊर्जा की आवश्यकता जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है, जो आप पवन ऊर्जा देखते हैं, सौर ऊर्जा देखते हैं, इनसे हम पूरी करेंगे जो है 50% जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है इसको। ठीक है, आगे देखिए कि COP26 में जो अगला है कि COP26 में मोदी जी ने नेशनल स्टेटमेंट के 5 वायदे में कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में ये साल है दोस्तों, साल 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाना। ये कार्बन उत्सर्जन में हम इतनी कमी लाने का टारगेट रख रहे हैं 2030 तक। और अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करना, ये हमारे मोदी जी के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। और अंतिम वायदा जो इनका है, अंतिम वायदा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन न्यूट्रलिटी की लक्ष्य को प्राप्त करने का इनका लक्ष्य है दोस्तों। और COP26 सम्मेलन में भारत और ब्रिटिश पीएम ने संयुक्त रूप से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड, इसे आप जरूर याद रखिएगा। OSOWOG इस पहल की इन्होंने शुरुआत किया है। इस पहल की शुरुआत किसने किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने मिलकर इसकी शुरुआत किया है। OSOWOG आपको याद रखना है, ये COP26 सम्मेलन में ही हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों कि ये जो हमारा COP27 का आयोजन आपसे पूछा जाएगा कि जो कि 26वां COP26, तो आपने देख लिया कि ग्लासगो स्कॉटलैंड ब्रिटेन में हुआ। और COP27 कहाँ पे होगा, तो शर्म अल शेख जगह का नाम है जो मिस्र या इजिप्ट में पड़ता है। ठीक है, ये 2022 में ही होगा, नवंबर में, आज से 3 से 4 महीने बाद। COP28 बिल्कुल स्टार लगा के रखिए, पूछा जाएगा इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इस सम्मेलन का आयोजन बेहद ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के रखिए। और इस क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी इतनी सभी परीक्षाओं के लिए सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, आप इसे जरूर देखें। और COP27 का आगामी आयोजन कहाँ होगा, मिस्र इजिप्ट में होगा नवंबर में। और COP28 का आयोजन कहाँ होगा, तो UAE में होगा,
इसे आपको याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, आगे देखिए IUCN क्या है दोस्तों। IUCN एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लेड स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। IUCN विश्व का सबसे पुराना वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है, जो ये बताता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है, कौन सी खतरे में है और कौन सी प्रजातियों को अतिरिक्त संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। ये सारी रिपोर्ट हमारा विश्व का सबसे पुराना जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन 1948 में स्थापित होने वाला IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अभी तक दोस्तों हमारे जितने भी जीव जंतु आपको दिखते हैं, इन प्राणियों में 900 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 6% प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा दोस्तों। विश्व में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2021 आपसे पूछा जा रहा है, तो 2021 की जो रिपोर्ट आई है इसमें हमने 118.1 मिलियन टन का जो है कच्चा इस्पात, जो आपका क्रूड स्टील है, इसका हमने उत्पाद किया है। और सर्वाधिक उत्पादित जो है इस कच्चा इस्पात उत्पादन करने वाले कौन से हैं, तो सबसे टॉप पे है हमारा चाइना, उसके बाद हमारा प्यारा भारत है और उसके बाद हमारा क्या है, जापान है। आप तीनों को याद रखिएगा, नंबर 1 पे चाइना, 2 पे भारत, 3 पे जापान। ये सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 देश हैं। रिपोर्ट कब की है? जनवरी 2022 की है। बिल्कुल करंट्स के सवाल एकदम छापते चलिए, 1 से 2 बार इसको देख लीजिए और आपकी बार परीक्षा में नैया अपनी पार लगा दीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसको IMF जारी करता है, इसे भी आपको याद रखना है। और इसी IMF ने कहा है कि साल 2021-22 में जो भारत की GDP है वो 9%, इसका पूर्वानुमान है कि 9% से इसकी वृद्धि होगी और साल 2022-23 में भी ये 9% का पूर्वानुमान इनके द्वारा लगाया गया। भारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा दूरसंचार बाजार है, फिर भी आप देखें कि हर चीज इतना महंगा है। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार का बाजार है, इसे याद रखना है। अब बात कर लेते हैं FDI के बारे में। तो बीमा एवं रक्षा क्षेत्र में जो पहले 49% की FDI मानी थी, अब उसे बढ़ाकर 74% किया गया है। तो जो इंक्रीजमेंट हुआ है, ये इंक्रीजमेंट आपको याद रखना, 74 से 49 से 74 किया गया है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, और देश की ऊर्जा खपत की आवश्यकता में 55% की हिस्सेदारी ये कोयला रखता है, इसे आपको याद रख लेना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है और जो वैश्विक उत्पादन में 23% योगदान जो करता है वो कौन करता है? तो ये हमारा भारत करता है। पूरी दुनिया भर के दूध उत्पादन में 23% दूध हम भारतवासी देते हैं। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान इस दूध का है। और आपने हरित क्रांति देखा है नॉर्मन बोरलॉग के अंडर में। ठीक है, भारत में देखेंगे तो जो है स्वामीनाथन के योगदान को कोई नहीं भूल पाएगा। अब वैसे मीठी क्रांति जब आप देखेंगे तो मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन से है। इसको जो है नेशनल बी बोर्ड जो है NBB जिसे कहा जाता है, NBB इसको संचालित और कार्यान्वित कर रही है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मधुमक्खी या शहद मिशन से है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपका कैसा लगा आपको? अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो आप जो है जाइए और वहाँ पर लिखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में आपको बहुत सारे PDF सभी परीक्षाओं की जो हम तैयारी करा रहे हैं, हमारी सभी क्लासेस के वीडियो आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नल साइंस, एनवायरनमेंट, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, दोस्तों सभी परीक्षा की तैयारी की PDF उपलब्ध हैं और सभी क्लासेज उपलब्ध हैं, आप इन्हें जरूर देखिए। आपसे मिलते हैं सामान्य ज्ञान की ताबड़तोड़ अगली क्लास में। तब तक आप इसे 1 से 2 बार देखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।